दोस्तों, जो ईरान ने हार्मुज की खाड़ी के बाद जो अमेरिका ने नाकेबंदी की है, ये धमकी दी है कि वो फारस की खाड़ी ही नहीं बल्कि ओमान की खाड़ी और लाल सागर के द्वीप पर, लाल सागर के मुहाने पर जो द्वीप है मंदिर द्वीप, उसको भी जो है वो बंद कर देगा। यानी कि दुनिया में तेल की पूरी आवाजाही रुक जाएगी, रसद पानी भी इधर से उधर कहीं नहीं जा सकेगा। ये ईरान ने ये रणनीतिक दबाव हार्मुज की खाड़ी पर बना को लेकर जो दुनिया पर एक दबाव बनाने की कोशिश थी, उसका विस्तार है या वाकई ईरान इसके लिए तैयार है। दरअसल अमेरिका ने एक तरफ हार्मुज की खाड़ी खोलने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसने जो हार्मुज स्ट्रेट जो है उसके दोनों सिरे पर यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान के सागर दोनों तरफ अपने जो है 12 नेवल शिप के साथ में 10,000 सैनिक उतार रखी। यानी कि वो नाकेबंदी करके हर जहाज़ की आवाजाही की बात कर रहा है। उसने चीन के जहाज़ को रोकने की कोशिश की तो चीन ने उसे साफ धमका दिया। तो ये सारे गणित किस तरह से मोड़ ले रहे हैं, इसके बारे में विस्तार चर्चा के लिए दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं हूँ राजेश रोठे। नमस्कार। हम इस चीज़ के सिलसिलेवार आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, अमेरिका ने जो नाकेबंदी करके और चीन को दबाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने जिस तरह से उनके धमकाया, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया कि उन्होंने पूरे हार्मुज के रास्ते को खोल दिया है, चीनी जहाज़ों के लिए कोई अब वो नहीं है, अब चीन इससे खुश होगा। लेकिन उन्होंने साथ में ये दावा भी कर डाला कि चीन ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो ईरान को कोई हथियार नहीं देगा। यानी कि पहले अमेरिका की रणनीति थी कि ईरान की आर्थिक कमर तोड़ी जाए, फिर बाद में चीन के जो दखल के बाद उनका असर उन्होंने दूसरा अपना रुख बदला और उन्होंने कहा कि हथियार या हथियारों की सप्लाई के रूप में ईरान को अलग थलग किया जा सके। अब वो यहाँ तक कह बैठे कि वो जल्दी ही शी जिनपिंग से मिलेंगे, चीनी राष्ट्रपति से, और उनको झप्पी देंगे। ये भी बातें कहने को बड़ी आकर्षक लुभावनी लग सकती हैं, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तब तक नहीं है खासतौर सर जब तक कि ईरान या चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आ जाए। ज़ाहिर है ट्रंप ने जो ये बयान दिया है कि ईरान से चीन तेल ले सकता है लेकिन वो ईरान को हथियार नहीं देगा, इस पर उसने सहमति दे दी है। इसको लेकर चीन और ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति आखिर चाहते क्या हैं, उनका असमंजस और पसोपेश क्यों बरकरार है। अमेरिकी सीनेट में 52 के मुकाबले 47 के मुकाबले 52 मतों से उनको अमेरिकी सीनेट ने रिपब्लिकन पार्टी के नेता के रूप में यह इजाज़त दे दी है अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कि वो चाहें तो जंग को जारी रख सकते हैं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जंग को जारी रखना ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। वो सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाकर ईरान को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करके अपनी शर्तें मनवाने के लिए आमदा है। अब ये सब बातें अपनी जगह है और मैं वैसे भी इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ कि जिस ईरान ने अपने टॉप धार्मिक लीडर जो है अली खमेनेई और उनके साथ में टॉप कमांडर्स को जो खोया है, उनकी शहादत की वेदी पर वो अमेरिकी शर्तों के आगे आसानी से कैसे झुक जाएगा। यदि झुक जाता है तो वो कैसे मुंह दिखाएगा उस दुनिया को, जो उस ईरान को जिसमें कि इस जंग के छिड़ने के पहले जैन का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। लेकिन अमेरिकी हमला होते ही सारे आंदोलन एक तरफ चले गए और सारे ईरान एकजुट कर ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये तो रही बात इस चीज़। दूसरा सवाल ये है, जिसका इस मसले का दूसरा पहलू है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं जो कि फील्ड मार्शल के रूप में जाने जाते हैं, असीम मुनीर, जिनके बारे में पाकिस्तान के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि वो जो है वही असली मुखिया हैं पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जरूर है लेकिन वो कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। असीम मुनीर के सिवा कुछ और कर नहीं सकते उनके इजाज़त के बगैर। तो इस हिसाब से ट्रंप ने असीम मुनीर का चयन
सही किया है, इसलिए सही किया है क्योंकि अमेरिका की हसरत थी कि ईरान पर अगर वो अपनी कठपुतली सरकार बिठा देगा तो वहाँ अपना सैन्य बेस बना लेगा, जो उसके लिए पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा मुफीद होगा रूस और चीन पर निगरानी करने के लिए। वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पर भी निगरानी कर सकता है। लेकिन अब जब ये सपने साकार नहीं हो रहे हैं तो असीम मुनीर या पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए ज़रूरी कहें या मजबूरी कहें, वो बन चुका है। और मोहरे के रूप में असीम मुनीर का तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार उपयोग करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। मीडिएटर के रूप में पहली वार्ता फेल हो जाने के बाद अब वो मैसेंजर की भूमिका में ईरान गए। ईरान से उन्होंने कुछ शर्तों पे बात की और उसका संदेश लेके यानी अब संदेश वाहक की भूमिका में आ गए। वो मीडिया मध्यस्थ से संदेश वाहक की भूमिका में, या कहें कि मीडिएटर से मैसेंजर की भूमिका में अब वो वाशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां वो ईरानी शर्तों को बताएंगे, फिर अमेरिका अपनी शर्तें करेगा। ये सब सारा सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मुनीर को अपने पास पक्ष में बनाए रखना ये इनकी मजबूरी है ट्रंप की, क्योंकि उनको पाकिस्तान में एक ठिकाना चाहिए जो कि साउथ एशिया के जो मुल्क हैं और साथ में लगा हुआ रूस है, वहाँ पर वो अपनी दखल को बनाए रखे। अब मुनीर का आप सहयोग लेना कितना कारगर हो सकता नहीं हो सकता, ये सुलह की वार्ता की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब पोप के बारे में चर्चा करेंगे कि दुनिया के कई देश, जिनमें कि नाटो जैसे उनके 32 सहयोगी देश हैं, उनमें से ज़्यादातर देश अमेरिका से जंग रोकने की बात कर चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो लगातार इस बात के पक्ष में कि ये वार्ता जो है होना चाहिए और जंग रुकना चाहिए। और जो इटली में बैठे हुए मसीही समाज के पोप हैं फ्रांसिस, वो भी बार बार अपील कर रहे हैं शांति की, युद्ध रोकने की। तो उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खिसियाट ये साबित कर रही है कि पोप ये भूल गए हैं कि ईरान ने कितने जुल्म किए, और बहुत सारे तर्क देके उनकी अपील को खारिज कर रहे हैं। यही चीज़ दिखाती है कि ट्रंप जो है अब रणनीतिक दबाव के बजाय जो है वो अपनी जो है खुद की, उनके ऊपर ज़िद्दें हावी हो रही हैं, उनकी खुद की अपनी हसरतें और या अपने जो उनका जो अहंकारी रुख है वो उस पर ज़्यादा हावी होते नज़र आ रहा है। क्योंकि ना आप वैश्विक नेताओं की मान रहे हैं और ना आप अपने धार्मिक नेता पोप की बात मान रहे हैं। तो अब इस मिला के कुल पूरे इस फैसले के बीच में एक पैच और फंस गया, वो है सऊदी अरब का। वो सऊदी अरब जिसने पाकिस्तान के 13,000 सैनिक और कई जेट विमान अपने यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए जो संधि हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उसके नाम पर अपने यहाँ खड़े कर रखे हैं। और साथ में ही जो है सऊदी अरब के विदेश मंत्री का एक बयान आ गया कि जो अमेरिका खुद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, वो सऊदी अरब की रक्षा क्या करेगा। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। यानी कि एक ये मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण बदलावों की तरफ संकेत देता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने इस पूरी वार के दौरान जो मिडिल ईस्ट का जो नुकसान हुआ है, अमेरिकी सैन्य बेसों का नुकसान हुआ है, उससे मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब ही नहीं बल्कि कई देश जो हैं, कतर इनमें शामिल है, ओमान शामिल है, इनमें कि यूएई भी शामिल है, ये सब ये सोचने को विवश होगा कि क्या वाकई में अमेरिकी सैन्य बेस उसकी सुरक्षा की गारंटी, या उन्हें कोई फिर अन्य दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। बहरहाल अभी जंग कब रुकती है, नहीं रुकती है, कब तक चलती है, कब तक, अब चूँकि जंग तो अभी सीज़ फायर का दौर चल रहा है, ये आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन रणनीतिक दबाव यानी एक दूसरे को झुका के अपनी शर्त मनवाने का दबाव, वो उसका सिलसिला भी रुका नहीं है, ना ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान की मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी मजबूरी की वो अपने इतने बड़े लीडर्स की शहादत के बाद जो है वो और अमेरिका के सामने घुटने टेके गया तो वो अपनी जनता को मुँह नहीं दिखा पाएगा। वही जिद अमेरिका की भी कि वो अपनी अमेरिका की जनता के सामने अपनी फेस सेविंग कैसे करेंगे। मसला फ़िलहाल जो है, जो ये सीज़ फायर चल रहा है, ये एक रणनीतिक विराम कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है कितना सुलह के मुकाम तक पहुंचेगा या कितना ये फिर से एक दूसरी एक नई तरह की जंग के उसको रीसेट कर रहा है, मैंने जंग के मतलब नए तौर तरीक़ों को रीसेट कर रहा है, जिसमें कि
अब चीन और रशिया जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा उम्मीद की जाना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि इससे तीसरी विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। मित्रों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। अगर इसे आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। अगले अंक के लिए फिर करेंगे, तब तक के लिए करिए इंतज़ार। नमस्कार।